योगी आदित्यनाथ एक तरफ से कह रहे हैं कि भाई संगठन भी हमारा मजबूत है, हम काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे देखिए कहाँ हम और कहाँ दूसरे। अखिलेश यादव इस समीकरण पर भी गुणा भाग कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस साथ रहती है तो क्या होगा, कांग्रेस अगर नहीं रहती है तो क्या होगा। अगर मायावती मजबूत हो जाती है, मजबूती से लड़ती है, तो किसको नफा करेंगी, किसको नुकसान करेंगी। चंद्रशेखर अच्छी तरह जानते हैं कि जहां बेहतर डील मिलेगी उसी ओर वो भी जाएंगे। उनके पास एक और बीएसपी भी है, जो एक दूसरी उनके पास समाजवादी पार्टी भी है। अब समय कम बचा है, जो भी डिसीजन लेना है नेताओं को, चाहे अखिलेश यादव है या मायावती है या कांग्रेस के नेता है या बीजेपी के नेता, उनको तुरंत लेना पड़ेगा। क्या कभी किसी ने सोचा था कि गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आएंगी? अखिलेश यादव एक साथ कई प्लान पर अखिलेश यादव की टीम काम कर रही है। बीजेपी की नजर उनके हर जो पीडीए जिस समीकरण को लेकर, उसमें से हर जगह सेंधमारी की तैयारी में है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अब सबसे पहला काम कर रही हैं कि अपने गठबंधन को, अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर सबसे पहले काम हो रहा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक्टिव हैं वो हैं विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव। अखिलेश यादव किसके साथ गठबंधन करेंगे, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, उनकी तैयारी क्या है। और एक बड़ा नाम है जो है आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद का। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ बातचीत बैठ पाए और दोनों इस वक्त साथ में अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ें तो वो टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं सीधे योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी को। अब ऐसे में किस किस का गठबंधन होने वाला है, यूपी में इस वक्त क्या चल रहा है, मायावती की स्थिति क्या है, बसपा क्या कर रही है ग्राउंड पर, और बीजेपी इन सबको, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उसका जवाब देने के लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रही है, बीजेपी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम बातें करेंगे। क्योंकि काफी दिनों बाद हम आपसे आज मुलाकात कर रहे हैं। आज के बाद लगातार हम अपने इस सिलसिले को आपके साथ जारी रखेंगे। तो आज आपको हम यूपी का पिछले कई दिनों से जो राजनीतिक उठापटक हो रही है पार्टियों के बीच में, उसकी पूरी तस्वीर आपको बताएंगे। मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत सर वही करते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में पार्टियों की क्या तैयारी है, विपक्ष की क्या तैयारी है, और बीजेपी कैसे विपक्ष की तैयारी को उसका सामना करने के लिए क्या कुछ कर रही है। देखिए नरेश, अभी सबसे ज्यादा जो खलबली जिस बात को लेकर के है यूपी की राजनीतिक अखाड़े में खड़ी पार्टियों की, वो इस बात को लेकर के है कि चुनाव फरवरी मार्च में होगा या अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। अब दिक्कत ये है कि अगर चुनाव आयोग ने, चूंकि नियमों के मुताबिक 6 महीना पहले करवाया जा सकता है चुनाव, तो अगर अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होता है तो किसकी तैयारी पूरी है, किसकी अधूरी है, ये सवाल उठता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीने से अखिलेश यादव भी ग्राउंड पे लगातार काम कर रहे हैं, मायावती भी काम कर रही हैं, बीजेपी भी हर तरह से अपने कील कांटे को दुरुस्त कर रही है। अगर हम एक एक कर बात करें, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी जान रहे हैं पिछले 10 साल से उनकी पार्टी यूपी की सत्ता से बाहर है। ये चुनाव उनके लिए डू और डाई वाली स्थिति है। ऐसे में एक और उनके पास गठबंधन करने की चुनौती है बीजेपी से मुकाबले के लिए। दूसरी चुनौती उनके पास ऐसे उम्मीदवारों की खोज की है, तलाश की है, जो चुनाव जीत सके, बीजेपी का मुकाबला कर सके। तीसरा, अपने वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती है, क्योंकि बीजेपी की नजर उनके हर जो पीडीए जिस समीकरण को लेकर, उसमें से हर जगह सेंधमारी की तैयारी में है। अखिलेश यादव इस समीकरण पर भी गुणा भाग कर रहे हैं कि अगर सपोज, नाम लेना ठीक नहीं, अगर ए पार्टी अकेले लड़ती है तो उनको फायदा होगा उनके गठबंधन को या नुकसान होगा। अगर अमुक पार्टी, मान लीजिए सपोज अगर कांग्रेस साथ रहती है तो क्या होगा, कांग्रेस अगर नहीं रहती है तो क्या होगा, बीएसपी का रोल क्या होगा। जो बीजेपी से बागी, बीजेपी, आरएलडी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी या संजय निषाद की पार्टी से जो पॉसिबल कहते हैं ना, जो जीत वाले उम्मीदवार हैं, उनके अगर वो किसी वजह से अगर उससे निकलते हैं, उस यानी एनडीए से निकलते हैं, अलग होते हैं,
तो फिर उनके लिए क्या प्लान होगा? तो अखिलेश यादव एक साथ कई प्लान पर अखिलेश यादव की टीम काम कर रही है। पिछले दिनों में बहुत सारी उठापटक हुई। कांग्रेस पार्टी ने जब राहुल गांधी अपने गृह क्षेत्र पर थे, उस पर कोशिश की कि वो मायावती से मुलाकात करें, लेकिन उसके बाद जब अखिलेश यादव ने भी कई मोर्चों पर कोशिश की है कि वो बसपा के साथ बातचीत दोबारा करें, कि उसके साथ थोड़ी गठबंधन को लेकर भी थोड़ी बहुत कोशिशें अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की ओर से भी दिखती है ग्राउंड में, लेकिन बसपा का सीधे सीधे रुख है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। वो किसी के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है, किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं, बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, और ऐसा कोई वो संकेत भी नहीं देते। ऐसे में एक और नेता आते हैं, चंद्रशेखर आजाद। उनका भी जो जाटो वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, उसमें एक बड़ी पकड़ उन्होंने बना ली है। यूथ में वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। क्या अखिलेश यादव मायावती नहीं तो चंद्रशेखर आजाद ही सही के मोर्चे पर चल रहे हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आएंगी? आई ना जी। जिस कांग्रेस विरोध की राजनीति करते करते समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, बीएसपी खड़ी हुई, वो सब गठबंधन में है, गठबंधन कर रही हैं, सरकार बना रही हैं। मुलायम सिंह यादव पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे, तो समर्थन बीजेपी ने भी किया था। तो राजनीति में किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से, पहली बात। दूसरी बात है कि मेल मुलाकातों के जरिए अलग अलग संदेश देने की कोशिश होती है, सौदेबाजी की। भाई, अखिलेश यादव आज की तारीख में देखा जाए तो किस स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं? अखिलेश यादव ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश में है जो चुनाव जीत सके, जिसके चुनाव जीतने के, कहते हैं ना, विनिबिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, ऐसे विनिंग पॉसिबिलिटी जिनकी ज्यादा हो, ऐसे कैंडिडेट खोज रहे हैं। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं? दो तरीके अपना रहे हैं। एक, सर्वे, जो भीतर खाने खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी हर सीट पर सर्वे करा रही है कि वहां कौन पॉसिबल उम्मीदवार हो सकता है, क्या पोजीशन है। दूसरी, जिला जो संगठन है उससे फीडबैक। तो इस तरीके से वो अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार खोज रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसके बाद क्या देखेंगे कि गठबंधन में कौन होगा और कौन नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में आते हैं तो कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे। अगर बीएसपी, मान लीजिए कि बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन हो जाता है या कोई एक आपस में, तो बीएसपी को कितनी सीटें देंगे? बीएसपी क्या उसके लिए तैयार होगी? अगर तैयार नहीं होती है तो क्या होता है? तो एक राजनेता जो होता है ना, हमेशा अलग अलग संभावनाओं पे काम कर रहा होता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो अखिलेश यादव भी किसी भी कीमत पर चाह रहे होंगे कि 2027 में अगर चुनाव हो जाता है इसी साल, मान लीजिए नवंबर में हो जाता है, तो इस साल जो चुनाव होता है या फरवरी मार्च में होता है, तो उनकी पार्टी की वापसी हो सके। और वापसी के लिए जो कुछ भी करना पड़ सके, यानी अपने वोट को कटने से बचाने का जो उपाय करना हो वो करें, जो बेहतर कैंडिडेट को अपने साथ तोड़ना जोड़ना जो भी करना है वो करें। जिसके साथ भी गठबंधन, उनका अगर देखा जाए तो सिंगल पॉइंट एजेंडा होगा, किसी भी तरह से बीजेपी को रोककर सत्ता में वापसी। उसके बाद बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। इसी फॉर्मूले के साथ मुझे लग रहा है कोर रूप से वो आगे बढ़े। और इसी कड़ी में जो आपने नाम लिया, नगीना से जो सांसद है चंद्रशेखर, वो भी उनसे भी बातचीत चल रही है। भीतर खाने ऐसा नहीं है, किसी ने दरवाजे बंद नहीं किए। चंद्रशेखर अच्छी तरह जानते हैं कि जहां बेहतर डील मिलेगी उसी ओर वो भी जाएंगे। उनके पास एक और बीएसपी भी है, जो एक दूसरी उनके पास समाजवादी पार्टी भी है। और मुझे लग रहा है कि अगर एक अच्छा मतलब कहते हैं कि एक अच्छा विकल्प मिलेगा, सब कुछ होगा, तो चंद्रशेखर, मतलब मुझे ऐसा मेरा मानना है कि चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के साथ जाना शायद ज्यादा प्रेफर करें। लेकिन कितनी सीटें मिलती है, क्या होती है, और जिन क्षेत्रों में उनका आधार है, चंद्रशेखर ने जो जमीन अपनी बनाई है, वहां समाजवादी पार्टी वो सीटें उनको देने के लिए तैयार होती है या नहीं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके हम बीजेपी की रणनीति इस वक्त देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी
अपने संगठन में ज्यादा काम करती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार बेरोजगारों का मुद्दा उठा रहा है, वो सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहा है, वो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है। लेकिन सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो अपने पार्टी के अंदर संतुलन बिठाने में ज्यादा अभी वक्त दे रही है, ज्यादा समय दे रही है। क्या रणनीति आप? नरेश, हमें इसको एक बात को समझना पड़ेगा कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है पिछले कुछ समय 2014 से। अगर उसकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा आगे देखें तो पहले नारा दिया बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं, उनका नारा था कांग्रेस मुक्त भारत जी। कांग्रेस के बाद, उसके बाद उनका जो पहला फेज जब खत्म होता है तो उसके बाद आया रीजनल पार्टी को उन्होंने धीरे धीरे एक तरह से उनके क्षेत्राधिकार को खत्म कर उनके, चाहे वो बिहार देखिए, महाराष्ट्र देखिए, तो किस तरह से सत्ता में हुआ। अब उनके सामने दो बड़े राज्य जो उत्तर भारत में जो दिख रहे हैं, एक है उत्तर प्रदेश जहां अखिलेश यादव बहुत मजबूती से डटे हुए हैं, और दूसरा इधर पंजाब है जहां पर भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। पिछले कुछ समय से बीजेपी जिस स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ रही है उसमें विरोधी को हराना नहीं है, बुरी तरह से हराना उनके एजेंडे में। वो 50% प्लस वोट हासिल करने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें उनका एक संगठन, मजबूत संगठन आधार, जो एक तरह से आरएसएस पीछे से बैक करता ही है, रहता ही है। उसके बाद उन्होंने हर बूथ लेवल तक खुद को मजबूत बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। एक दूसरा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो हमेशा लोगों के बीच में अलग अलग कहें कि कार्यक्रमों के जरिए जुड़ते रहते हैं लगातार। उसके अलावा पिछले 10 साल से, मैंने 9 साल से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं। सरकारी योजनाओं के जरिए वो लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। किसी को मुफ्त अनाज मिल रहा है, किसी को मुफ्त गैस मिल रहा है, किसी को वृद्धा पेंशन मिल रही है, किसी को स्कूटी मिल रही है, किसी को स्कूटी का। मुझे हैरानी की बात यह है कि जो विपक्ष ने भी जो वादे किए, अगर स्कूटी मुफ्त लड़कियों को, स्कूली जो कॉलेज की लड़कियों को स्कूटी देने का वादा प्रियंका गांधी कर रही थी 2022 में, याद कीजिएगा, और योगी सरकार वो भी कह रही कि हम स्कूटी दे देंगे। आज सुबह मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने दर्शकों के, तो उस पे भी यही था कि स्कूटी मिलेगी कब? आपने बता तो दिया कि मिलने वाली है, तो मिलेगी कब? इसका जवाब ये भी देखिए, चुनाव से पहले हो सकता है कि वो सारे वादे पूरे हो जाए। बजट सब पास हो चुका है, बजट पास होने के बाद लोगों के हाथ में, बेसिकली लोगों को तब एहसास होता है जब चाबी मिले। जब चाबी मिले, राजनेता हमेशा कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं, कुछ उम्मीदें, कुछ देना है और कुछ सपने दिखाना है। तो योगी आदित्यनाथ एक तरफ से कह रहे हैं कि भाई संगठन भी हमारा मजबूत है, हम काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे देखिए एक कहां हम और कहां दूसरे, और बाकी जो डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं उसका भी कहीं ना कहीं पूरा आधार दिख रहा है। वो गिना रहे हैं हर अपनी जो हर सभा में, हर कार्यक्रम में, कि यूपी कितना बदला है और अगले कुछ वर्षों में कितना बदलने वाला है। हाईवे के मामले में कहा है, इन्वेस्टमेंट के मामले में कहा है, नौकरियां किस तरह से दी जा रही हैं। तो ये कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ वो अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं, दूसरे जो देखा जाए वो एक विजन के आधार पे कि 2047 तक यूपी को कहां लेके जाएंगे, और तीसरा वो ये भी एहसास दिला रहे हैं कि दूसरा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ सत्ता में इसलिए आना चाहती है क्योंकि उनको सत्ता सुख चाहिए, उनके पास लोगों की सेवा करने और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। तो अच्छा नेता वही होता है जो अपनी बात भी कह दे और एहसास भी करा दे। तो बेसिकली योगी आदित्यनाथ की या बीजेपी की जो रणनीति है वो ये भरोसा दिलाने की है लोगों की कि हम अगर सत्ता में बने रहते हैं और मजबूती के साथ और हमारे हाथ मजबूत करते हैं तो देखिए हम यहां से यहां तक पहुंचे, और अगले 5 साल और हुआ तो हम कहां से कहां तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली उसमें जो कहते हैं ना कि चुनाव जो होता है, चुनाव जो हमेशा वो गणित से नहीं जीता जाता, रसायन से जीता जाता है। और जो यूपी की राजनीति कभी जाति के खांचों में बटी हुई थी, जहां पे कहते थे कि 2.5 जात अगर मिल गई तो सरकार बन जाती थी, 33% 34% वोट पे बन जाती थी। कभी यादव मुस्लिम
प्लस अदर किसी कुछ जोड़ लिया यादव गया, मुस्लिम ब्राह्मण एक होते हैं। कभी कभी दल मैंने किसी भी उस तरह अगर फॉरवर्ड कास्ट में भी कुछ जोड़ लीजिए, मायावती ने अपना दलितों को जोड़ा, साथ में किया, तो समय समय पर अलग अलग केमिस्ट्री बनती रही है, सोशल इंजीनियरिंग जिसे नाम देते हैं। लेकिन बीजेपी ने उस दायरे को और बढ़ाया, महिलाओं को एक अलग वोटर बना दिया, यूथ को अलग वोटर बना दिया, तो गरीब अमीर के नाम पर एक अलग वोट बैंक ये कर दिया। वोटों के ध्रुवीकरण जो जातीय धर्म के आधार पर जो है वो एक अलग हो जाता है। तो बीजेपी कहते हैं ना कि हर जगह 5-5%, 10-10% हर जगह से करते हुए अपना उसका जो टारगेट है वो 50% वोट का है। अब 50% वोट का है तो यही देखिए कि बिहार में क्या हुआ कि पहले देखा जाए जो पिछला चुनाव था उसमें कुछ वोटों का फासला था, इस बार देखिए सीटों का कितना अंतर आ गया। पश्चिम बंगाल में देखिए वोट का बहुत फासला नहीं है लेकिन सीटों में कितना फासला आ गया। अब यूपी में भी मान लीजिए कि अगर समय से पहले ही चुनाव हो जाता है और ये न गठबंधन इनके तय हो पाते हैं न सीटें फाइनल, मतलब अगर प्रिपेयर्ड पूरी तरह से नहीं रहते हैं और सब अलग अलग ही लड़ते हैं, या एक मान लीजिए मायावती अलग लड़ती हैं जो अपना वादा करें, जो कह रही है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, उसके बाद भी अगर मायावती मजबूत हो जाती है, मजबूती से लड़ती हैं, तो किसको नफा करेंगी किसको नुकसान करेंगी, ये भी तो वहां पर हिसाब लगाया जा रहा होगा। तो जो मैंने बात कहा इक्वेशंस की बात, तो पिछले बार बेसिकली अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में 347 सीटों पर लड़ी थी, 111 जीती, 223 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। तो अब समाजवादी पार्टी को बेसिकली लग रहा अखिलेश यादव को कि ये 223 था, इसको तो हम लोग इसमें से ज्यादातर सीटों को अपने तरफ ले आएंगे, क्योंकि जो पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें प्रदर्शन बेहतर था। तो मैंने वही कहा कि गणित हमेशा काम नहीं करता, रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में का रसायन कुछ और था, लेकिन 2027 में या मान लीजिए कि 26 नवंबर में ही चुनाव हो जाता है तो रसायन कुछ और होगा। तो अभी थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन ये जरूर है कि अब समय कम बचा है। जो भी डिसीजन लेना है नेताओं को, चाहे अखिलेश यादव है या मायावती है या कांग्रेस के नेता है या बीजेपी के नेता, उनको तुरंत लेना पड़ेगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है। और चुनाव सिर्फ नेता तो एक चेहरा होता है, प्रचार करता है, कहते हैं ना कि रिदम बनाता है। मेन तो वहां पे जो संगठन है, जितना जिसका संगठन मजबूत होगा उसके जीत के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अखिलेश यादव कुल में जो मैटर करेगी जो चीज वो ये करेगी कि किस तरह उनके उम्मीदवार सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहता है, गठबंधन के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहती हैं, और किस एजेंडे के साथ, किस विजन के साथ वो अगले चुनाव में उतरते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इसके अलावा एक आखिरी में एक बात आपसे मैं शेयर करूंगा कि अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, जो यूथ है, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा होगा जब यूथ सरकार बदल देगी। यानी अखिलेश यादव और विपक्ष को अब जो युवाओं का गुस्सा है, पिछले दिनों बहुत सारे मामले आए, पेपर लीक के तमाम प्रकार के आरोप लगे, उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, उसके बाद युवा अब अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग दिनों पर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन से और इस गुस्से से विपक्ष के अंदर एक बड़ी उम्मीद जगी है कि अब युवाओं का गुस्सा ही हो सकता है सरकार बदल दे। ये अखिलेश यादव और विपक्ष के नेता कह रहे हैं। अब इस पर आपको क्या कहना है? यूपी में आपका किस रीजन से आप यूपी से हैं, किस जिले से हैं, आपके जिला में क्या तैयारी चल रही है, बसपा की क्या तैयारी है, समाजवादी पार्टी क्या तैयारी है, बीजेपी क्या कुछ कर रही है, ये आप कमेंट कर जरूर बताएं। और हम आज से रोजाना सोमवार से शुक्रवार तक आपके बीच में आएंगे, शनिवार को भी कई बार हम आपके बीच में आपको दिखाई देंगे। तो लगातार हम उत्तर प्रदेश की हर एक सीट की बात आपको बताएंगे, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी क्या तैयारी कर रही है, कौन सा अलायंस बन रहा है, बीजेपी की क्या तैयारी है, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, दिन ओवैसी अगर हैदराबाद से आते हैं कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ अलायंस करेंगे, तमाम चीजें आपको रोजाना यूपी टॉक पर देखने को मिलेगी। आज से सिलसिला शुरू हो गया है, अब ये सिलसिला लगातार चलते रहेगा चुनावों तक, उसके बाद भी लगातार आगे चलता रहेगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।